Good morning, students. We are studying the p block elements. प्रीवियस लेक्चर में हमने इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन और अकरेंस वगैरह की थी. आज हम शुरू करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी से और वी आर डूइंग ग्रुप नंबर 15. 15 मीन्स नाइट्रोजन ग्रुप कर रहे हैं. तो उसमें हमने देखना है कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन दिस ग्रुप, डाउन द ग्रुप या प्रीवियस ग्रुप के कंपैरिजन में इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड है. बट सबसे पहले वी मस्ट नो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर डिफाइन करना हो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन एटम in its isolated gaseous state. means जैसे हम ये नाइट्रोजन का ही एग्जांपल लें, इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में और 7 प्रोटॉन्स के बाद इमीडिएटली जो होगा वो 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे. उससे थोड़ा दूरी पे 2s2 यानी कि 2s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स वो आगे होंगे और उसके बाद होंगे 2p3 यानी कि 2px1, 2py1, 2pz1 ये लास्ट में होंगे और इनमें भी px पहले आएगा, py और सबसे लास्ट में फीड हुआ है pz. तो न्यूक्लियस से सबसे दूर सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? pz. अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट रिमूवल ऑफ दिस pz1 फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद py1 जाएगा, उसके बाद px1 जाएगा. मीन्स सबसे पहले अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो pz का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींच रखा हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से उसको छुड़ाने के लिए जो हमारी एनर्जी या फोर्स लगने वाली है उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं. सो नाउ वी कम टू नाइट्रोजन ग्रुप. नाइट्रोजन ग्रुप में क्या है? बड़ी सीधी सी बात है. नाइट्रोजन से जब आप फास्फोरस, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, स्ट्रिबियम और बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो ये हम पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस एंड या एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग. एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज के बढ़ने का मतलब है कि नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है और फास्फोरस का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पे है. जैसे यहाँ पे है लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस यहाँ पे, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है और लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा. एंड आर्सेनिक का लास्ट इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दूरी पे होगा न्यूक्लियस से. अब दिखती सी बात है कि आपने जहां से इलेक्ट्रॉन छुड़ाना है वो जगह न्यूक्लियस से दूर होती जा रही है. पहली बात तो ये है डाउन द ग्रुप जब आप चलते हैं, नाइट्रोजन से फास्फोरस से आर्सेनिक, स्ट्रिबियम और बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज बिकमिंग फार एंड फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. और दूसरी बात क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच ये जो इंटरफेयर करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है अंदर और यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो अंदर न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच एक ये प्रिंसिपल शेल के इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ये आएंगे, तो इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा. स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है कि जैसे ये मान लीजिए क्लास टीचर बैठा है, उसके बाहर एक सर्कल बच्चों का ये है, दूसरा सर्कल बच्चों का ये है, तीसरा सर्कल बच्चों का ये है, तो टीचर का ध्यान लास्ट सर्कल के बच्चों की तरफ जो है वो जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि पहले सर्कल वाले कुछ ध्यान उसका आकर्षित कर लेंगे, फिर दूसरे वाले और एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर तीसरों तक बड़ा कम अटेंशन पहुंचेगी और फिर आर्सेनिक में चले गए तो एक सर्कल और बढ़ गया, तो न्यूक्लियस का अटेंशन या अट्रैक्शन ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये जो बीच में जो प्रिंसिपल शेल के इंटरफेयरिंग प्रिंसिपल शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड, पकड़ कम होती जाएगी. पकड़ कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन लूजली पकड़ा हुआ है, आप उसको आसानी से छुड़ा सकते हैं. तो डाउन द ग्रुप जब भी हम चलेंगे, व्हाट इज हैपनिंग? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. एज पहला कारण क्या है? साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ. और दूसरा क्या है? बट स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग.
एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। लेकिन उसमें नोट करने वाली बात क्या है, डिक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस इज वेरी शार्प। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी हाई है, फास्फोरस की जो है वो उसकी अपेक्षा काफी कम हो गई है। जैसे नाइट्रोजन की 1402 किलोजोल है आयनाइजेशन एंथैल्पी, फास्फोरस की जस्ट 1012 किलोजोल पर मोल है, और इस पे आर्सेनिक पे आते आते दैट हैज रिड्यूस टू 947। तो अगर ये 1402 है और ये 1012 है और ये 947 है, तो आप खुद ही देखें यहां पर लगभग 400 किलो जूल का फर्क है नाइट्रोजन और फास्फोरस में। लेकिन फास्फोरस और आर्सेनिक में जो गैप है वो बहुत कम रह गया है, इट इज वेरी लेस देन दिस गैप। तो मतलब नाइट्रोजन से फास्फोरस तक आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत शार्पली डिक्रीज की है। आफ्टर फास्फोरस एज आर्सेनिक एंड स्ट्रिबियम एंड बिस्मथ की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज की है, लेकिन बहुत शार्पली डिक्रीज नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो नाइट्रोजन से फास्फोरस तक साइज भी नॉर्मली बढ़ा था और ठीक बढ़ा था। फास्फोरस के बाद आर्सेनिक में पहली बार 10 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में गए थे, विच गिव वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट देंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड और बढ़ जाएगा, कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। आर्सेनिक में 10 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो न्यूक्लियस की तरफ हो गए थे ड्यू टू स्क्रीनिंग, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इसमें एंटीमनी में देखें, एंटीमनी में 10 इलेक्ट्रॉन 3D में गए, 10 इलेक्ट्रॉन 4D में गए, इन्होंने बेहद पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट दिया, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बचाने में मदद नहीं की। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब ये है। और उससे भी बुरी स्थिति थी बिस्मथ में, 10 इलेक्ट्रॉन 3D में गए, 10 4D में गए, 10 5D में गए, और 14 इलेक्ट्रॉन्स जो थे 4F में चले गए। 4F के इलेक्ट्रॉन्स तो D वालों से भी बहुत बुरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट देते हैं। इसलिए बिस्मथ में लास्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू प्रीवियस केसेस। सो क्या होगा, पर डिस्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज तो करेगी ही करेगी, लेकिन डिक्रीज बेहद शार्प होगा नाइट्रोजन से फास्फोरस तक। फिर उसके बाद डिक्रीज जो है वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, इट इज वेरी स्लो डिक्रीज। तो आप इस चीज को ऐसे सम अप कर सकते हैं कि because after phosphorus filling of D and F orbitals is taking place, which give very poor screening effect. So ionization enthalpy decreases after phosphorus, but the decrease is not very sharp. आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, या एक और इसका एस्पेक्ट है कि ग्रुप 15 यानी कि नाइट्रोजन ग्रुप हैज मच हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। नाउ ग्रुप 15 मीन्स नाइट्रोजन ग्रुप की बात कर रहे हैं और ग्रुप 14 मीन्स कार्बन ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो उसमें वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कार्बन ग्रुप की अपेक्षा नाइट्रोजन ग्रुप का साइज छोटा है, तो जब साइज छोटा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती ही है। बट वी आर सेइंग इट इज मच हायर। जितनी कर नाइट्रोजन ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन ग्रुप से ज्यादा होनी चाहिए थी, उससे कहीं ज्यादा मच हायर है देन एक्सपेक्टेड। तो ऐसा क्यों है? अब आप देखें, कार्बन ग्रुप में 2s2 2px मतलब 2p2 और नाइट्रोजन की 2s2 2p3। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसी तरह से इनकी ns2np2 ns2np3। अब ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव स्मॉलर साइज देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स, इसलिए हाई तो होनी थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, बट Group 15 has ns2np3 configuration, which means exactly half filled stable configuration nitrogen group की या group 15 की है, which makes the ionization enthalpy of group 15 much higher, not higher, much higher than group
14। ग्रुप 14 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी ns2nt2। उनका p ऑर्बिटल जो है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड नहीं है, लेकिन ग्रुप 15 का p ऑर्बिटल जो है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, और जो कॉन्फ़िगरेशंस एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस की अपेक्षा। सो ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, 14 की अपेक्षा ज्यादा हाई है। तो सिंपली दो रीजंस देंगे कि ग्रुप 15 हैज स्मॉलर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 हैव स्मॉलर साइज देन दैट ऑफ ग्रुप 14, बट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 हैव exactly half filled p orbital, which makes their ionization enthalpy much higher than the elements of group 14. Next is electronegativity. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, बट लेट मी रिकॉल इट फॉर यू. So it is the tendency to attract the shared pair of electrons in a covalent bond. Electronegativity क्या होती है कि let us say A and B, इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने A ने कंट्रीब्यूट किया और एक B ने किया, तो ये आ गया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को A अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, B अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो आप कितने फोर्स से इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कितनी आपकी टेंडेंसी है इसको अपनी तरफ खींचने की, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब नाउ द क्वेश्चन और द स्टेटमेंट इज नाइट्रोजन ग्रुप हैज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हाई? नाइट्रोजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है. ये कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन ग्रुप का एलिमेंट जब किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये जो बॉन्ड वाला पेयर है इसको अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली खींचता है. आपने देखा होगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब पढ़ी होगी तो हमने नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ड्रॉ किया है, और जैसे उसके साथ अगर हाइड्रोजन है तो पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ किया. उसका कारण यही था कि नाइट्रोजन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए हैं, और हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन भी इससे दूर शिफ्ट कर गया होता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. दिस इज ऑल ड्यू टू high electronegativity of this group. Now what is the reason? देखें, अपने इलेक्ट्रॉन को खींचना और बात है, लेकिन शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचना जो है उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एक तो आपकी अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा चाहिए. अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होने का सिंपल सा कारण ये है, कोई भी एटम शेयर्ड पेयर को तब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? एक तो द एटम शुड हैव स्मॉल साइज, और हमें पता है कि नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स का साइज जो है छोटा होता है. दे हैव स्मॉल साइज. और दूसरी बात क्या है, इनको जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसको अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होने वाला है. और 7 किसका एटॉमिक नंबर है? नियॉन, विच इज ए नोबल गैस. सो एक तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर है, और दूसरा इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, यानी कि इसको लालच भी है 3 इलेक्ट्रॉन का. 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो ये नोबल गैस बन सकता है. इन दोनों कारणों से नाइट्रोजन के ग्रुप की, और ये लालच तो पूरे के पूरे ग्रुप को ही है कि उनको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो नेक्स्ट नोबल गैस के जैसे हो जाएंगे, इसलिए इस कारण से इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है. सो हम क्या बोलेंगे? दे हैव स्मॉल साइज एंड दे नीड जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप इज हाई. लेकिन अब नाइट्रोजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई है, लेकिन कोई अगर तुमसे पूछे कि नाइट्रोजन ग्रुप के बीच की ही बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें, और फिर आपसे कोई पूछे कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, क्या डाउन द ग्रुप बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है, ये इस ग्रुप की बात नहीं है, ये सभी ग्रुप्स की बात है. और ये जो ट्रेंड या पैटर्न मैं बताने जा रही हूँ, सभी ग्रुप्स में लगभग इसी तरह से फॉलो होगा.
सबसे पहला एलिमेंट छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, फिर बिगर साइज और बिगर और बिगर और बिगर। रही कॉन्फ़िगरेशन की बात, तो कॉन्फ़िगरेशन तो सबकी एक जैसी है। पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी नोबल गैस बन जाएगा, फास्फोरस भी, आर्सेनिक भी, सबको 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस बनने के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर तो सबके लिए कॉमन आ गया, लेकिन डिफरेंट फैक्टर क्या है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा, फास्फोरस का बड़ा, आर्सेनिक का और बड़ा, स्ट्रोबियम और बड़ा, बिस्मुथ सबसे बड़ा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप, वैसे वैसे कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसको अट्रैक्ट करने की क्षमता, कैपेसिटी कम होती जाएगी। मैंने आपको पहले ही बोला कि स्मॉलर द साइज ग्रेटर इज द अट्रैक्टिंग पावर। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, as the size of atom is increasing, so the electronegativity will go on decreasing down the group. तो इसको नाइट्रोजन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन फास्फोरस, हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन आर्सेनिक, स्ट्रोबियम एंड बिस्मथ। तो ये चीज आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं। और रीजन आपको मैंने बता दिया कि एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज के कारण देयर इज डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ वी कम टू मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर के बैकग्राउंड याद कर लेते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर जो है, कोई भी एटम जो है, आप ये मेटल्स को देखें, जैसे सोडियम है, तो मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसको ये एटम जो है, जैसे इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको लूजली होल्ड करेगा वो जो मेटल है। और फिर उन इलेक्ट्रॉन, सी मॉडल अगर आपको याद हो तो सारे, जैसे सोडियम में एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है 3s1 का, तो उसको सोडियम जो है वो लूजली होल्ड करेगा, उसको वैलेंस शेल से थोड़ा सा लूज कर देगा, तो सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कर्नल बनेगा, और ये इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन था, इसको लूज करके इसका इलेक्ट्रॉन सी बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल देखें आप, या दूसरा कंडक्शन बैंड, वॉट एवर इट इज, बट अल्टीमेटली जो चीजें मेटेलिक हैं उनमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को बहुत लूजली होल्ड किया होता है एटम ने, और उसको और लूज कर दिया जाता है मेटेलिक बॉन्ड के लिए। मतलब अगर आपने मेटेलिक बॉन्ड बनाना है, अगर आपने मेटेलिक कैरेक्टर है, तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन बड़ा कमजोरी से आपने पकड़ा हो, ऐसा होना चाहिए। और जितना आप लूजली उसको होल्ड करेंगे उतना ही आपको मेटेलिक बॉन्ड बनाना आसान होगा। मीन्स if some atom is behaving like a metal, डेफिनेटली उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, तभी वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को तो लूजली होल्ड करेगा और मेटेलिक बॉन्ड बना सकेगा। नाउ कम टू द पॉइंट के जो नाइट्रोजन ग्रुप है, दे आर लेस मेटेलिक देन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 14 मीन्स कार्बन के ग्रुप की अपेक्षा इनका मेटेलिक कैरेक्टर कम है। तो दिखती सी बात है, कार्बन का ग्रुप इनसे प्रीवियस ग्रुप था, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इससे पिछला ग्रुप था। और कार्बन के ग्रुप का साइज जो था वो इनके ग्रुप से बड़ा है, यानी कि कार्बन की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है और नाइट्रोजन की हाई है। एक तो साइज नाइट्रोजन का छोटा है, ऊपर से इसके पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम बात कर चुके। सो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की अपेक्षा लो है, या ये कह लें कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 14 से हाई है। और जब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है तो मेटेलिक कैरेक्टर लो होगा ही होगा, तो मेटेलिक बॉन्ड बनाना मुश्किल होगा। तो इस बात का जवाब तो हमारे पास सीधा है, ड्यू टू हायर न्यूक्लियर चार्ज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स एंड स्मॉलर साइज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, दे हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी which makes them less metallic than ग्रुप 14 एलिमेंट्स। मैं फिर से रिपीट कर देती हूं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं, हैव हायर न्यूक्लियर चार्ज, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स।
जहां पे हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी आ गया, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, दे आर नॉट एज मेटेलिक या दे आर लेस मेटेलिक देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ये तो हो गया ग्रुप 14 के साथ इनका कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं इस ग्रुप के अंदर की बात। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दे आर नॉन मेटल्स। आर्सेनिक, antimony, they are metalloids, means partially metallic, partially non-metallic. Bismuth is purely a metal. तो आप देख लें कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हुए मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। दिस इज नॉन मेटल। इसमें कुछ इन दोनों में मेटल्स के कुछ कैरेक्टर्स आ गए और ये तो प्योरली मेटल है, यानी कि इधर से इधर को जाएं तो मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। दिस ऑल्सो हैपन्स इन ऑलमोस्ट एवरी ग्रुप। तो हम क्या बोलते जाएंगे, और पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके कि मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी। इफ यू हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी देन यू आर मोर लाइकली टू बी ए मेटल। तो हमें पता है नाइट्रोजन का साइज छोटा है और बिस्मथ की तरफ जाते हुए साइज बढ़ रहा है, लेकिन नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है एंड डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। उसके कारण ही मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सो व्हेन वी हैव टू राइट इट, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट बोथ आर इंक्रीजिंग, therefore ionization enthalpy is decreasing, hence the metallic character is increasing। और उससे पहले आप ये जरूर बता देंगे कि ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड है और ये अगेन मेटल है। सो उसके बाद वैसे इस चीज के रीजंस हम आगे भी करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आई मस्ट टेल यू दैट अपने ग्रुप में ओनली नाइट्रोजन इज गैस, बाकी सब के सब जो हैं वो सॉलिड हैं। नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक, N2 होता है इसका फॉर्मूला, लेकिन जो बाकी हैं फॉस्फोरस वगैरह और बिस्मथ तक, दे आर पॉली एटॉमिक एंड सॉलिड्स। ये भी थोड़ा दिमाग में रखें इस बात को। एलोट्रॉपी, नाइट्रोजन डज नॉट शो एनी एलोट्रॉपिक फॉर्म बट ऑल ऑफ इट्स फैमिली मेंबर्स हैव एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो नाइट्रोजन जो है और फास्फोरस, ये दोनों, नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, -2 भी शो करती है, -1 भी, 0 भी। फास्फोरस -3 और -2 दोनों शो कर लेती है। नाइट्रोजन का जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड है तो यहाँ पे नाइट्रोजन इज -3 एंड नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। हाइड्रोजीन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। इसमें हाइड्रोक्सिलामाइन में इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिमिलरली फॉस्फोरस जो है वो कैल्शियम फॉस्फाइड, इस तरह से फॉस्फाइड्स में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट भी -3 होती है। PH2 में फॉस्फोरस ऑल्सो शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात यह है कि अपने ग्रुप में नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहा है, -3, -2, -1 एंड 0 तो चलो अलग बात है। बाकी फॉस्फोरस के तो बहुत गिने चुने, बहुत रेयर कंपाउंड्स ऐसे हैं, हालांकि हैं बट बहुत कम, जिसमें ये -2 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी ये सारे माइनस यानी कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। सो दिस कैन बी ए क्वेश्चन कि नाइट्रोजन शोज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ग्रुप बट रेस्ट ऑफ द मेंबर्स डू नॉट यूजुअली, आमतौर पे उनकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम देखी जाती है बाकियों की। कारण क्या है? नाइट्रोजन शोज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इट एक्सेप्ट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का क्या है, अगर ये वैसे तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके सारे के सारे ही ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले,
सकते हैं, लेकिन वो इन सब की एक तरह से इच्छा हो सकती है कि हाँ जी हम भी नोबल गैस बन जाएं। इच्छा होना एक और बात है, कैपेसिटी होना दूसरी बात है। नाइट्रोजन की इच्छा है, बाकियों की भी इच्छा है, लेकिन कैपेसिटी केवल नाइट्रोजन की है कि नाइट्रोजन का साइज इतना छोटा है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अट्रैक्ट भी कर लेगा और ऊपर से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है। तो नाइट्रोजन में इतनी कैपेसिटी है कि ये 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास एडजस्ट कर लेगा, उतनी एनर्जी की भी मैनेजमेंट कर लेगा स्मॉल साइज के कारण। इसलिए नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेगा। बाकी चाहेंगे भी तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका साइज बड़ा है, उनके बस का नहीं है। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका मतलब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे। जब नहीं खींच पाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं ले पाएंगे, तो आप -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकते। तो नाइट्रोजन का क्या कारण बना? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट कैन एक्वायर 3 extra electrons to have noble gas configuration, therefore it shows -3 oxidation state. इसके सिवाय पूरा का पूरा ग्रुप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्ट्रिबियम, बिस्मथ, they show +3 and +5 oxidation states. Now +3 oxidation state का मतलब है either you are losing 3 electrons or you are making 3 covalent bonds with other element which has हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन यू। मतलब या तो आप 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तब भी आप +3 काउंट होंगे, तो मतलब आप आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, या फिर आप 3 कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाए लेकिन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के साथ बनाए, तब भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। और सेम इज द थिंग विद +5। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है या तो आपने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए, जो कि बड़ा मुश्किल है इस ग्रुप के लिए, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी लो नहीं है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें। इसलिए ये तो याद रखें कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी होगी इस ग्रुप की, तो कहां होगी? जहां पे इनके कंपाउंड क्या होंगे? कोवेलेंट, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बेहद ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतनी नहीं है इनके पास। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे 5, और बनाए कैसे होंगे? अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनाए होंगे, ताकि उस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा और आप पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है। कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन +3 इज लेस स्टेबल देन फास्फोरस +3, is less stable than arsenic +3, is less stable than stibbium +3, again less stable than bismuth +3. But दूसरी तरफ ये जो है नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट is more stable than phosphorus +5, is more stable than this, is more stable than bismuth +5. Now +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का सीधा सा मतलब है कि आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी NS2 NP3। +3 का मतलब आप बॉन्ड फॉर्मेशन में किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं? केवल p ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब यहां देखें, जैसे नाइट्रोजन से आप बिस्मथ की तरफ चल रहे हैं, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कर रहा है, तब उतना स्टेबल नहीं हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन की +3 कम स्टेबल है फास्फोरस की +3 से एंड ऑल दैट। तो डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना जो है वो ज्यादा पसंद किया जा रहा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। अब क्यों पसंद किया जा रहा है? नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो ये जो NS2 का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसकी टेंडेंसी कम होती जाती है। ये नहीं चाहता है कि मैं बॉन्डिंग में हिस्सा लूं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऐसे ही रहना चाहते हैं। और ये जो डाउन द ग्रुप जब एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा होता है और ये NS के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंट शेल में S ऑर्बिटल के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इनर्ट पेयर
इफेक्ट देते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि डाउन द ग्रुप व्हेन एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग द NS2 इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर एंड मोर रिलक्टेंट। रिलक्टेंट होता है अनिच्छा पूर्वक हो जाते हैं, इच्छा नहीं होती इनकी। नाइट्रोजन फिर भी अपने NS के 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेगा, कभी फास्फोरस नहीं करना नाइट्रोजन से कम करना चाहेगा, आर्सेनिक और कम, स्ट्रिबियम और कम, और बिस्मथ तो कभी चाहेगा ही नहीं कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल वाले जो बॉन्डिंग में हिस्सा लें। तो कौन लेगा फिर? P के 3, इसीलिए P इसका 3 पॉजिटिव जो है दैट इज मोर स्टेबल। सो ये जो डाउन द ग्रुप चलते जाएं और NS के 2 इलेक्ट्रॉन्स की इच्छा कम होती जाती है केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेने की, इसी को क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसको मैंने अदरवाइज डिफाइन कर दिया है। इट इज द रिलक्टेंस ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एज द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। आप लिख सकते हैं आगे डाउन द ग्रुप भी लिख सकते हैं। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती जाती है, लेकिन +5 की जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। +5 का मतलब आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन भी यूज करने हैं। तो नाइट्रोजन तो कर लेगा, वो पहले भी, मतलब नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, वो इस S के 2 इलेक्ट्रॉन्स और P के 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों को यूज कर लेगा। फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, तो बड़े साइज में ये जो S के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये थोड़ा छुप से जाते हैं अंदर, और किसको बोलते हैं कि सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लें बॉन्डिंग में। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा छुपने लगे बड़े साइज में, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बनानी मुश्किल होगी। आर्सेनिक का साइज और बड़ा है, तो ये S के 2 इलेक्ट्रॉन्स और अंदर की तरफ धंस जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे, और ये बॉन्डिंग में और कम हिस्सा लेने में इच्छुक होंगे। यहाँ पे तो साइज और बड़ा है, यहाँ पे साइज और बड़ा है, यानी कि इसके लिए तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना जो है वो बेहद मुश्किल है। सो आप यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट Bi+5 इज लेस स्टेबल देन Bi+3। यहां पे देख लीजिए, या आप ये यहां से, ये तो खैर साफ ही पता लग रहा है। तो due to inert pair effect, the stability of +3 oxidation state goes on increasing down the group, but stability of +5 oxidation state goes on decreasing down the group. और इन दोनों घटनाओं का एक ही जवाब है, क्या? inert pair effect. So, आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच।